हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर अकेडमी में। दोस्तों, पिछले उत्तराखंड के इतिहास में हमने कत्यूरी राजवंश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके शासन प्रशासन के बारे में कि उसका शासन प्रशासन किस प्रकार का था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उसके शासन प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब कत्यूरी राजवंश पतन की ओर जा रहा था तो इसकी एक शाखा बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर, एक शाखा बनी थी बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये अल्मोड़ा की गोमती घाटी में बसाई गई थी। और जिस तरह दोस्तों सुभिक्षराज अपनी राजधानी सुभिक्षपुर ले गया था, सुभिक्षपुर जो कि जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र था, तो उसी तरह सुभिक्षराज देव का कोई वंशज इसको अल्मोड़ा की गोमती घाटी में ले गया था। बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर शाखा थी जो उसकी। तो दोस्तों, अगर बात करें बैजनाथ शिलालेख, तो बैजनाथ जो शिलालेख बागेश्वर में है, तो बैजनाथ शिलालेख दोस्तों इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बैजनाथ ही कोई कार्तिकेयपुर कहा गया है। तो कार्तिकेयपुर को ही बैजनाथ कहा गया है बैजनाथ शिलालेख में। अगर बात करें दोस्तों कार्तिकेयपुर वंश का चौथा परिवार, तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कार्तिकेयपुर वंश का चौथा परिवार है, क्योंकि तीन परिवार हमने वास्तविक रूप से पढ़े हैं। अगर इसको भी माने तो ये चौथा परिवार माना जा सकता है। अन्य शासकों की बात करें इस वंश के, तो दोस्तों जो हमें जानकारी मिलती है लखनपाल देव के बारे में जानकारी मिलती है। लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव, तो इन तीनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कत्यूरी राजवंश का शासन प्रशासन। तो अब बात करेंगे दोस्तों कत्यूरी राजवंश के शासन प्रशासन के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कत्यूरी राजवंश की प्रशासन व्यवस्था। कत्यूरी राजवंश की प्रशासन व्यवस्था, तो दोस्तों जो लक्ष्मीदत्त जोशी है, इतिहास का लक्ष्मीदत्त जोशी है, तो कहते हैं कि जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश था, तो जो राजा आए थे कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे। जो कत्यूरी आए थे वो अयोध्या से आए थे। इस तरह बद्रीदत्त बांडे कहते हैं जो कत्यूरी थे वो सूर्यवंशी थे। तो दोस्तों बद्रीदत्त बांडे कहते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश के राजा थे वो सब सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी थे। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी राजभाषा के बारे में। तो इनकी राजभाषा थी संस्कृत, और अगर जो लोक भाषा की बात करें तो थी पाली। तो राजकाज की भाषा इनकी संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी, पाली। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में एक उक्ति प्रचलित है। इनके बारे में एक उक्ति प्रचलित है कि जो गाथाएं चलती है इनकी, तो उनमें एक उक्ति प्रचलित है कि कत्यूरी वंश के अवसान यानी पतन पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। तो जैसे कत्यूरों का पतन हुआ तो एक उक्ति कही गई इनके बारे में कि कत्यूरी वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। तो दोस्तों कत्यूरियों ने जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो ये जनता इनके राज्य में खुश थी, तो इसलिए कहा गया है कि कत्यूरी वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। और दोस्तों अगर मंदिर की बात करें तो इनके दो प्रकार के मंदिर मिलते हैं। एक मिलते हैं छत्रयुक्त, जो पैगोडा प्रकार के मंदिर है, जो पैगोडा का मंदिर है दोस्तों उसी प्रकार के ये मंदिर मिलते हैं, छत्रयुक्त मंदिर। अब बात और दूसरा बात करते हैं तो ये शिखर युक्त। तो दो प्रकार के मंदिर, छत्रयुक्त मंदिर और शिखर युक्त मंदिर मिलते हैं। तो अगर पतन के बारे में बात करें दोस्तों, माना जाता है कि बाहरी आक्रमण से और अत्याचारी शासन। तो बाहर से जब आक्रमण हुआ ये माना जाता है इसका कारण, और साथ ही दोस्तों ये माना जाता है कि जो आगे राजा हुए उनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस कारण ये इनका पतन का कारण भी बना। अगर बात करें दोस्तों प्रशासनिक इकाई जो तहसील स्तर की थी, अगर तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो कर्मांत कहलाती थी। तो तहसील स्तर पर जो बांटा गया था वो कर्मांत कहलाती थी। अब बात करते हैं दोस्तों इनके पदाधिकारियों के बारे में। तो इनके कुछ पदाधिकारी होते थे, वो कौन कौन होते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रांतपाल। प्रांतपाल होता था सीमा सुरक्षा अधिकारी, तो ये सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रांतपाल के पास थी। घटपाल के बारे में बात करें दोस्तों, घटपाल, तो घटपाल क्या होता था, जो गिरिद्वार होते थे, पहाड़ों के पास द्वार होते थे गिरिद्वार, तो उनके ये रक्षक होते थे, घटपाल। वरमपाल की बात करें दोस्तों, तो वरमपाल क्या होते थे, व्यक्तियों की निगरानी रखते थे। तो दोस्तों राज्य में आने जाने वाले जितने व्यक्ति होते थे ये उन पे निगरानी रखते थे। नरपति की बात करें तो दोस्तों ये कर वसूली करते थे, कर वसूली के साथ ही नदी घाटी पर आगमन की सुविधा का काम भी इन्हीं को सौंपा जाता था। तो कर वसूली और नदी घाटी पर आगमन की सुविधा। अगर सेना की बात करें दोस्तों तो चार प्रकार की यानी चार भागों में यह सेनाएं बांटी गई थी, चार भागों में सेना बांटी गई थी। एक होती थी पदातिक, जिसे पैदल सेना कहते थे, पदातिक। तो इसका अधिकारी होता था जो होता है गोलमिक, तो इसका सर्वोच्च अधिकारी गोलमिक कहलाता था।
फिर दूसरी होती थी अश्वारोही यानी घोड़ों वाली सेना। इसका जो अधिकारी होता था अश्वबलाधिकृत, अश्वबलाधिकृत। तीसरी होती थी गजारोही, तीसरी होती थी गजारोही। इसका गजा यानी हाथी, तो हाथी वाली सेना होती थी। तो इसका जो अधिकारी होता हस्ती बलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत। चौथी होती थी उष्टारोही, चौथी प्रकार की होती थी उष्टारोही। और इसका जो अधिकारी होता था उष्ट्र बलाधिकृत, उष्ट्र बलाधिकृत। और दोस्तों अगर बात करें दोषपराधिक, दोषपराधिक तो एक अधिकारी होता था जिसका काम था अपराधी को पकड़ना, तो अपराधियों को पकड़ने वाला दोषपराधिक कहलाता था। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो दोस्तों 3 प्रकार के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, दंडपाशिक, दंडनायक, महादंड नायक। दंडपाशिक, दंडनायक और महादंड नायक। अब बात करते हैं दोस्तों दुसाध्य साधनिक, दुसाध्य साधनिक एक गुप्तचर अधिकारी होता था, एक गुप्तचर अधिकारी होता था। तो दोस्तों दुसाध्य साधनिक एक गुप्तचर अधिकारी होता था जो उन व्यक्तियों पर निगरानी रखता था जो राज्य के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। तो दोस्तों ये उन व्यक्तियों पर निगरानी रखता था कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है राज्य के खिलाफ कोई व्यक्ति। अब बात करते हैं दोस्तों परमवातार के बारे में। परमवातार क्या होता था, एक भूमि मापन वाला अधिकारी होता था। तो दोस्तों जो परमवातार होता था वो भूमि मापने वाला अधिकारी होता था। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी आय के स्रोत या साधन के बारे में। तो दोस्तों पहले ऐसा तो नहीं था कि बड़े बड़े हमारे पास उद्योग थे, फैक्ट्रियाँ थी। तो उस समय दोस्तों आय का प्रमुख साधन सभी राजाओं का क्या होता था, कृषि और वन होता था। अगर साधन की बात करें तो दोस्तों साधन कृषि एवं वन था, कृषि एवं वन था। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल कौन होता था, कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी होता था। तो कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला अधिकारी क्षेत्रपाल। औपचारिक के बारे में बात करें दोस्तों तो औपचारिक क्या होता था, भू अभिलेख रखने वाला अधिकारी होता था। भू अभिलेख जो रखता था उसे बोलते थे औपचारिक। अब बात करते हैं खंडपति के बारे में। तो दोस्तों खंडपति कौन होता था, खनिज और वनों की रक्षा करने वाला, खनिज और वनों की रक्षा करने वाला। जो खनिज और वनों की रक्षा रखता था उसे बोलते थे खंडपति, खंडपति। और दोस्तों भोगपति व सौल्की, भोगपति व सौल्की क्या होते थे, कर वसूली। तो ये कर की वसूली करते थे, जमीनों से संबंधित जो कर होता था ये उसकी वसूली करते थे भोगपति और सौल्की। अगर बात करें भाट व चाट, भाट व चाट ये दोस्तों बेगार को लेते थे। बेगार को बिष्टी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या लेते थे, बेगार लेते थे, भाट व चाट। तो भाट व चाट लेते थे बेगार। अब बात करते हैं दोस्तों आभीर के बारे में। तो आभीर क्या होता था, पशुओं से दूध निकालने का कार्य करता था। तो जो दोस्तों पशुओं से दूध निकालने का कार्य करता था होता था आभीर। हम बात करते हैं द्रोणवापम या नालीवापम के बारे में। तो दोस्तों द्रोणवापम और नालीवापम क्या होता था, जब खेत में बीज बो दिया जाता था तो उसके अनुसार जो भूमि की नाप होती थी, बोए गए बीज के अनुसार भूमि की नाप होती थी, उसे बोलते हैं द्रोणवापम व नालीवापम। और दोस्तों एक जो द्रोण है, एक द्रोण 16 नाली या 32 सेर के बराबर कहा जाता था, 16 नाली या 32 सेर के बराबर। अब बात करते हैं शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो इसकी शासन प्रशासन व्यवस्था, तो दोस्तों जो राज्य होता था, कत्यूरी शासन में जो राज्य होता था उसे छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाता था। तो उस प्रांत का जो प्रमुख होता था, जो उसकी देखरेख करता था, जो उसके शासन करता था उसमें, तो उसे बोलते थे राज्यपाल और औपचारिक। दोस्तों प्रांत का शासन करने वाला कौन था, औपचारिक। इसे क्या कहते थे, राज्यपाल। तो औपचारिक कहा जाता था किसके शासन में, कत्यूरी के शासन में। और दोस्तों प्रांतों के नीचे क्या होता था, प्रांतों के नीचे जिलों में बांट दिया जाता था राज्यों को। तो उन जिलों को विषय कहते थे, विषय कहते थे। तो जिलों को क्या कहा जाता था, विषय। और 4 जिले थे उस समय में, 4 विषय थे कत्यूरी राजवंश के टाइम पे, कार्तिकेयपुर, टंकनपुर, अंतराल, ऐसाल। कार्तिकेयपुर, टंकनपुर, अंतराल, ऐसाल, ये 4 जिले थे। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो दोस्तों जब कत्यूरों का पतन हो रहा था तो जो उनके छोटे छोटे गढ़ थे, छोटे छोटे सामंत थे, उनने अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो इनकी जगह जगह पे छोटी छोटी शाखाएं बढ़ गई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों शाखाएं। तो इनकी शाखाएं बैजनाथ, कत्यूरी बैजनाथ जो कि बागेश्वर में, पाली पछाव, अल्मोड़ा, अस्कोट, पिथौरागढ़ और डोटी और सिरा। तो दोस्तों डोटी पिथौरागढ़ का क्या था, पूर्वी हिस्सा था, और सिरा क्या था, पश्चिमी हिस्सा। तो डोटी उस समय जो नेपाल में पड़ता था और सिरा जो कि पश्चिमी हिस्सा था पिथौरागढ़ का। तो
तो ये शाखा यहाँ पे बटी थी। और दोस्तों इसी में अशांति देव राजवंश, अशांति देव एक राजवंश होता है जिसके संस्थापक होते हैं अशांति देव, अशांति देव, और ये अंतिम राजवंश भी कहा जाता है। तो अशांति देव राजवंश के संस्थापक अशांति देव थे। तो इनकी 2 राजधानियों का जिक्र मिलता है, 2 राजधानियों का जिक्र मिलता है। एक बनाई थी इन्होंने जोशीमठ में, एक जोशीमठ में, दूसरी रणचूला कोट। तो पहली जोशीमठ, दूसरी रणचूला कोट। अंतिम शासक की बात करें दोस्तों तो ये थे ब्रह्मदेव। तो इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव, तो इसे अंतिम कत्यूरी शासक भी कहा जाता है। तो अंतिम शासक क्या था इस वंश का? ब्रह्मदेव। उसे दोस्तों जागरों में, जो कुमाऊं में जागर चलते हैं वहाँ पे विरमदेव भी कहा गया है, विरमदेव भी कहा गया है। किसे? ब्रह्मदेव को। हम बात करते हैं दोस्तों जिया रानी लोक गाथा। तो दोस्तों जो जिया रानी लोक गाथाएं प्रचलित है तो उसमें कहा जाता है कि 1398 ईस्वी के आसपास तैमूर लंग ने हरिद्वार पे आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पे आक्रमण किया था जिसमें ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था और ब्रह्मदेव उसमें मारा गया था। तो ऐसा जिया रानी की लोक गाथाओं में वर्णन मिलता है। और कत्यूरी गाथा में बात करें दोस्तों, कत्यूरी गाथा में जो वर्णन मिलता है, 2 व्यक्ति का वर्णन मिलता है। प्रीतम देव जिन्हें पिथौरा शाही भी कहा गया है, और दूसरा धामदेव जिन्हें दुला शाही भी कहा गया है। तो इन 2 व्यक्तियों का वर्णन मिलता है कत्यूरी गाथाओं में। तो दोस्तों अगर प्रीतम देव की बात करें तो इन्हें राजा पिथौरा भी कहा गया है, राजा पिथौरा भी कहा गया है। और कहा जाता है कि पिथौरागढ़ की संस्थापक यही प्रीतम देव है, यही प्रीतम देव है। तो इनकी एक छोटी रानी थी जिसका नाम था जिया रानी, जिसे कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। किसको? जिया रानी को। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी, तो जिया रानी का उत्तराधिकारी था जो दोस्तों धामदेव था, इनका पुत्र धामदेव था। तो दोस्तों जिया रानी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? धामदेव, जिसे दुला शाही भी कहा गया है, दुला शाही भी कहा गया है। और दोस्तों धामदेव के पुत्र की अगर बारे में बात करें तो मालू शाही व लड़म शाही थे। धामदेव के पुत्र थे मालू शाही व लड़म शाही। और दोस्तों इसी मालू शाही की पढ़ने गाथाएं भी प्रचलित है कुमाऊं में, पढ़ने गाथाएं। तो मालू शाही की पढ़ने गाथाएं प्रचलित है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम कत्यूरी शासक, तो इसी ब्रह्मदेव को कहा जाता है। तो दोस्तों अंतिम कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, और यह शांतिदेव का अंतिम शासक भी हुआ, और ये पूरे कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक भी कहा जाता है ब्रह्मदेव। तो दोस्तों ये थी कत्यूरी राजवंश के शासन प्रशासन से संबंधित जानकारी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को दबा लें ताकि आपको हमारी डेली एक्टिविटी या डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।